वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रसिद्ध कहानीकार, सुविख्यात कहानीकार प्रेमचंद जी के बारे में। और प्रेमचंद जी की कहानियों की हम क्या देखेंगे, कला पक्ष देखेंगे। कला पक्ष मतलब क्या होता है, शिल्पगत विशेषताएं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रेमचंद की कहानियों का कला पक्ष, या फिर बोल सकते हैं प्रेमचंद की कहानियों की शिल्पगत विशेषताएं। ओके, तो कला पक्ष और शिल्पगत विशेषताएं एक ही होती है। एक होता है भाव पक्ष और अनुभूति पक्ष। तो भाव पक्ष और अनुभूति पक्ष एक ही होता है, शिल्पगत और कला पक्ष एक होता है। ध्यान रखेंगे, शिल्प पक्ष और कला पक्ष एक होता है, भावगत अनुभूतिगत वो एक होता है। ठीक, तो किसी भी रचना में, अगर हिंदी साहित्य की रचना की मैं बात करूं, तो अगर साहित्य की रचना की जा रही तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो कला पक्ष और एक भाव पक्ष। कला पक्ष को हम शिल्पगत विशेषता कहते हैं और भाव पक्ष को हम अनुभूति विशेषता कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इनके बात करेंगे। अब कहानी वगैरह में तो भैया रस छंद अलंकार इस जैसी कोई प्रयोग होगा नहीं, तो इसमें क्या होता है, इसमें शिल्पगत विशेषताएं। तो जब आप गद्य पढ़ते हैं तो उसमें शिल्पगत विशेषताओं से आपको प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लेकिन जब आप वहीं पर काव्य पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्या पूछा जाता है, तो वहां पे आपका अनुभूति पक्ष यानी भाव पक्ष पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, भाव पक्ष। और भाव पक्ष के साथ साथ वहां पर कला पक्ष भी पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, शिल्पगत विशेषता यानी कला पक्ष, मुख्य रूप से कला पक्ष। ठीक, अब देखते हैं कहानीकार में अगर बात की जाए प्रेमचंद, तो प्रेमचंद बहुत लगभग 300 कहानियां इनकी हैं। 300 कहानियों से अधिक कहानियां इनकी जो है लिखी जा चुकी है मुंशी प्रेमचंद। और ये एक स्व उद्देश्य कहानीकार है। स्व उद्देश्य कहानीकार का मतलब होता है उद्देश्य के साथ कहानी लिखते थे ये। उद्देश्य के साथ कहानी लिखने वाले मतलब इनकी हर एक रचना, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, या फिर और कोई चीज हो, इनकी हर एक रचना पाठकों को एक ना एक उपदेश जरूर देती थी। जैसे मैं बात करूं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित बूढ़ी का की कहानी है, इसी प्रकार से एक बात ध्यान रखेंगे, विभिन्न यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कहानी आप में संकलित होगी। तो जो भी कहानी आप में संकलित है उन कहानियों को पढ़ लीजिएगा। बाकी लेखक जो होते हैं अधिकतर यूनिवर्सिटीज में यही होते हैं, क्योंकि यही फेमस लेखक होते हैं। बस उनकी कृतियां जो होती हैं, यानी रचनाएं जो आप में संकलित होंगी, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज में बूढ़ी का की कहानी ही संकलित है। यहां तक कि यूपीएससी के सिलेबस में यानी आईएएस के सिलेबस में बूढ़ी का की कहानी संकलित है। ठीक, भीष्म सैनिक की चीफ की दावत आप में संकलित है। और बीए मतलब वहां पे भी यूपीएससी यानी आईएएस के जब आप मेंस परीक्षा देते हैं तो वहां पे भी संकलित है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बूढ़ी का की कहानी में क्या बताया गया है, समाज में देखा गया कि वृद्धों की क्या स्थिति है। तो आज मतलब वृद्धों की समस्या को लेकर के हमने एक सामाजिक समस्या से संबंधित वीडियो बनाई है शुक्ला शुक्ला आईडी पॉइंट पे। तो शुक्ला आईडी पॉइंट पे सामाजिक समस्या जब होती है, तो सामाजिक समस्या में एक हमने बताया था वृद्धों की समस्याएं। अब उसमें बुजुर्गों की समस्या, वृद्धों की समस्या जब आप पढ़ते हैं तो एक भारत की एक समस्या है, भारतीय समाज की वो समस्या है, इसीलिए वो सामाजिक समस्या के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो उस कहानी का द्योतक आप बूढ़ी काकी कहानी दे सकते हैं। वहां पर कोटेशन इसका कि बूढ़ी काकी में बूढ़ी काकी की निम्न दशा भारतीय समाज की, ये मतलब इसका द्योतक है। और इनकी जो कहानियां होती थी मुंशी प्रेमचंद की, ये क्या करती थी, इनके मतलब अपने ऊपर की होती थी। मतलब बहुत सारी कहानियां ऐसी हुई हैं जो इनके खुद की कहानियां, उसमें जैसे गिल्ली डंडा आप देखेंगे इनकी कहानी, उसमें ये खुद बताते हैं कि मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतने साल का था तब ये किया। तो मैं शब्द जो है इन्हीं को बताता है। ठीक, कहानी में आपने पढ़ा होगा मैं। तो बूढ़ी का की कहानी आप पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ कर्मभूमि उपन्यास पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सा उपन्यास पढ़ेंगे आप लोग, तो उपन्यास आप लोग क्या पढ़ना है, आपको कर्मभूमि पढ़ना है। ठीक है, कौन सा उपन्यास पढ़ना, कर्मभूमि, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया गया है। ठीक है चलिए, अब इनकी हम शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं। थोड़ा बहुत शिल्पगत विशेषताएं यहाँ चर्चा कर लेते हैं। शिल्पगत विशेषता क्या होती है, देखिए प्रेमचंद जो है एक अनुभूतिशील साहित्यकार एवं कहानीकार है। अनुभूतिशील मतलब अंदर से जो है जो इनके हृदय आत्मा में या फिर जो उनके ऊपर बीती होती थी, वो अपनी लेखनी के माध्यम से जो है लिख दिया करते थे। तो उसी को कहते हैं अनुभूति। मतलब हर चीज ये जो है सोच करके करते थे, मतलब अंतरात्मा से। अनुभूति मतलब अपने ऊपर लेकर के। ठीक, तो साहित्यकार है एवं कहानीकार है, और जीवन में व्याप्त अनुभवों को अत्यंत सहज रूप से सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत कर देना इनकी क्या है, विशेषता है, या फिर इनके कहानी का उद्देश्य रहा है कि पाठक जब इनकी कहानियां पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाती है कि प्रेमचंद जी ने क्या बातें समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इनकी कहानियों में उद्देश्य छिपा होता था। ठीक, तो इसलिए इनकी भाषा जो थी वो सरल थी, सहज थी, लोगों के जनमानस के समझ में आ जाती थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे आप लिख सकते हैं
कि अतः स्पष्ट है कि प्रेमचंद जो है शिल्पगत चमत्कार को अधिक महत्व नहीं देते। जैसा कि जब भाषा सरल हो गई आपकी, उसमें बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग आपने नहीं किया, तो आपका शिल्प पक्ष क्या हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब शिल्प पक्ष मतलब बढ़ाने के चक्कर में, जैसे आपने देखा होगा केशव दास एक रचनाकार थे, मतलब जो कवि मतलब कविताकार थे। केशव दास एक कवि थे, और केशव दास कवि उसको कहते हैं मित्रों जो कि कविताएं लिखता हो। कवि उसको कहते हैं जो कविताएं लिखता हो, यानी काव्य की पंक्तियां लिखता हो। काव्य में रचनाएं जो करता है उसको कवि कहते हैं, और जो हिंदी मतलब गद्य की रचनाएं करता है उसको हम लेखक कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जो केशव दास थे उन्होंने अपने काव्य में ज्यादा से बहुत ज्यादा वो भर दिया था, क्या कहते हैं, रामचंद्रिका में इतना ज्यादा भर दिया, जो है छंद भर दिया, कि लोगों ने, आलोचकों ने उसको क्या कह दिया, छंदों का अजायब घर है ये। तो केशव दास की कौन सी रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को अजायब घर कहा जाता है। किसका? छंदों का। इतना भर दिया छंदों का अजायब घर, मतलब छंद इतना भर दिया, इतने सारे इन्होंने अलंकारों वगैरह का प्रयोग किया, जिसके कारण से क्या हो गया, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। मतलब जहां पे ना भी आवश्यकता हो वहां पर भी केशवदास जी ने भरा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इनकी रचनाओं में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, प्रेमचंद की रचनाओं में ये ना तो ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग करते थे, ना ही मतलब उसमें ज्यादा चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करते थे। मतलब इनका जो शिल्प पक्ष था वो ज्यादा एकदम से पूर्ण रूप से, मतलब जैसा अन्य कवियों का होता, अन्य लेखक मतलब लेखकों का होता है, रचनाकारों का होता है, वैसा नहीं था। ठीक, ध्यान रखें। आप देख लीजिए यहीं पर, रचनाकार जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है कवि और एक होता है लेखक। ठीक, तो कवि एक होता है और एक लेखक। कवि क्या होता है? कविताएं करता है। लेखक क्या करता है? गद्य की रचनाएं करता है। और कुछ कवि और लेखक दोनों होते हैं, उनको हम रचनाकार कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के समझिए, ये इनका जो शिल्प पक्ष है वो ज्यादा चमत्कार नहीं है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता पर वे अधिक जोर देते हैं। क्योंकि इनके जीवन की सारी जो दुख गाथा या सारी चीजें कष्ट हैं, ये सब इनकी रचनाओं में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, तो ये कुल मिलाकर के किस पर जोर देते हैं? ये अभिव्यक्ति पक्ष पर ज्यादा जोर देते हैं, और जो है शिल्पगत विशेषताओं पर कम जोर देते हैं। इसीलिए वे अपनी बात सीधे एवं सपाट रूप से प्रस्तुत करते हैं, मतलब सीधे साधा सपाट रूप से प्रस्तुत करते हैं, ज्यादा घुमा मतलब इधर उधर घुमाते नहीं है ये अपनी बातों को। ठीक, कौन? मुंशी प्रेमचंद। आगे कहा गया कि प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे इनके विषय में कहते हैं, निम्नांकित कथन प्रेमचंद्र के संदर्भ में अक्षरशः सत्य प्रतीत होता। मतलब इसका मतलब कि इनके कथन जो इन्होंने कहा था, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने, इन्होंने जो है मुंशी प्रेम से संबंधित एक कथन कहा था, वो कथन आज के परिवेश में सही खरा उतरता है। वो कौन सा परिवेश है? देखिए कौन सा कथन है। इन्होंने कहा, लक्ष्मी सागर वारसे ने कहा था कि जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता, वस्तुतः गढ़ने या यथार्थता का आभास दिलाने की दिशा में पचीसी कार्य की आवश्यकता उन्हें ही होती है। मतलब कुल मिलाकर के जिनके पास लिखने को कुछ नहीं होता, जैसे आपके पास कोई कहानी नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, और कोई मतलब कथानक नहीं है, तो बिन कथानक कहानी का क्या फायदा? जब आपके पास कथानक ही नहीं है तो आप उसमें शिल्पगत चीजें ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। कहानी सही नहीं है तो ज्यादा मारपीट दिखाएंगे उसमें, जैसे कभी कभी बॉलीवुड की मूवीज में देखते नहीं है, या फिर और जो साउथ वगैरह की या फिर भोजपुरी की मूवीज होती हैं, उनमें आपने देखा होगा जब कहानी अच्छी नहीं रहेगी, कहानी दूसरे किसी कहानी पर आधारित रहेगी, मनगढ़ंत कहानियां रहेंगी, तो क्या होता है उसमें ज्यादा मार धाड़ दिखाएंगे, ज्यादा चीजें मतलब गाड़ी वाड़ी फोड़ेंगे, पलटेंगे इधर उधर। तो कुल इसी मतलब इनके कहने का मतलब यही था, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वारसे का। इन्होंने कहा कि जो मुंशी प्रेमचंद है, इनके पास कहानियां 300 कहानियों से अधिक इनकी कहानियां लिखी गई, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। ठीक, तो इनके पास कहानी की कमी नहीं थी, कथानक की कमी नहीं थी, कथानक इनके पास बहुत जबरदस्त जबरदस्त थे। लेकिन इनके पास जो मतलब क्या नहीं था, मतलब था इनके पास, लेकिन इन्होंने, इनके कहानियों में उद्देश्य छिपा होता था, लोगों को बताना होता था कि कौन सी चीजें गलत है कौन सी सही है, इसलिए ज्यादा कठिन शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन और सारे कवि और लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया है, जिससे समझ में ही नहीं आती। इसीलिए तो हिंदी साहित्य को लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य बहुत कठिन सब्जेक्ट है। तो इन्होंने रचनाकारों के कारण से, क्योंकि ये बहुत, जैसे छायावाद जब आप पढ़ेंगे तो आधी रचना आपको समझ में सही तरीके से नहीं आएगी। छायावाद जब आप पढ़ते हैं, इसमें प्रसाद पंत निराला जैसे कहा गया, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ठीक है, नील परिधान बीज सुकुमार
खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हो ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मतलब कहते कुछ और है, तुलना कुछ और है, प्रतीक कुछ और है, बिंबात्मक प्रयोग, प्रतीकात्मक प्रयोग, विभिन्न प्रकार की चीजें छायावाद की विशेषताएं हैं। बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता, द्विवेदी की कौन सी, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्ति मतलब होता है विस्तार से किसी चीज को बता देना, ठीक। तो सारी चीजें वो उसमें जब छायावाद, द्विवेदी युग ये सब पढ़ेंगे तो विस्तार समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मी सागर वारसिया ने कहा, लक्ष्मी सागर वारसिया ने, कि जिनके पास कथानक की कमी होती है, जिनके पास लिखने को कुछ नहीं होता, वही ये ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा चीजें उसमें तकनीकी पक्ष मजबूत करते हैं, अपना शिल्पगत मजबूत करते हैं, ठीक। जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता, वस्तुतः गढ़ने यथार्था का आभास दिलाने की दिशा में पचीसी कार्य की आवश्यकता उन्हें होती है, मतलब ज्यादा कलाकारी उसमें दिखाते हैं। शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद जी की कहानियों में संवाद, वातावरण और चरित्र चित्रण की सफलता अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ती है। तो इनकी रचनाओं में क्या क्या अधिक दिखाई पड़ता है? चरित्र चित्रण दिखाई पड़ता है, सफलता दिखाई पड़ती है, मतलब चरित्र चित्रण में सफलता है, वातावरण में और संवाद में। तो हमने एक बताया था आपको, उपन्यास का क्या बताया था, विस्तार, उपन्यास के तत्व बताए थे। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि ये जो उपन्यास के तत्व हैं ये कहानी के तत्व भी होते हैं। तो कहानी के तत्व में हमने आपको संवाद भी समझा दिया था क्या होता है, वातावरण भी समझाया था, और चरित्र चित्रण भी समझा दिया है। तो आप वहां से समझ सकते हैं कि क्या चीजें होती हैं ये, ठीक। तो वह संवाद मतलब होता है एक दूसरे के बीच में कथन, ठीक है, कि क्या ये कह रहे हैं फला, मतलब डायलॉग इसको बोलते हैं आप, तो कथन संवाद हो गया। वातावरण मतलब किस स्थान की घटना हो रही है। चरित्र चित्रण मतलब हो रहा है कौन कौन से पात्र, यानी मूवी कौन बना रहा है, अजय देवगन बना रहे हैं, सलमान खान बना रहे हैं, या अक्षय कुमार बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, ठीक। तो ये होते हैं चरित्र चित्रण, ठीक। तो कि सफल इनमें ये सारी चीज सफलता इनकी दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद जी ने जिन पात्रों का चयन किया है अपनी कहानी के लिए, वे समाज के प्रतिनिधि हैं। मतलब समाज के प्रतिनिधि मतलब समाज में जो चीजें घटित हो रही हैं उन्हीं समाज में से इसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में खड़ा कर दिया है। सच्चे एवं सजीव व्यक्तित्व वाले होते हैं ये व्यक्ति, जो इनके कहानीकार में पात्र जो होते हैं। उनके चरित्र का सृजन करते समय प्रेमचंद जी यथार्थता के साथ साथ मनोवैज्ञानिकत्व का भी ध्यान देते हैं। निम्न मध्यवर्गीय समाज के पात्र के को समसामयिक परिस्थितियों से पूर्णतः मतलब प्रभावित रूप से निरूपित करने में प्रेमचंद को पर्याप्त क्या है, महारत हासिल है, ठीक है, या सफलता मिली है। उनकी प्रत्येक कहानी में किसी न किसी विचार अथवा समस्या का रूपांकन किया गया। तो किसी न किसी कोई ना कोई विचार बताया गया इनकी कहानियों में, साथ ही साथ कोई ना कोई मतलब इनकी कहानी में समस्या छुपी होती थी, उन समस्या का निदान भी था। वो समस्या जनमानस के सामने कैसे प्रकट की जाए, तो कहानियों के माध्यम से प्रकट करते थे, ठीक। सॉरी। उनकी कहानियों में मतलब प्रेमचंद की कहानियों में संवाद कहानी की मूल संवेदना को ध्वनित करने वाले होते हैं। मतलब संवाद जो है कहानी की मूल संवेदना को व्यक्त करते हैं, ठीक, मतलब ध्वनि के रूप में होते हैं, मतलब जो बोला जाता है उसमें वो लगता है कि हाँ मतलब यथार्थ है, ठीक। वातावरण में स्वाभाविकता है, मतलब वातावरण लगता है कि हाँ वही चीज, मतलब बताएगा कि कहानी है लंदन में शूटिंग हुई है मूवी की, अब पता चल रहा है कि उसमें पीछे दिखाई पड़ रही गंगा नदी, ठीक है, कह रहे हैं टेम्स नदी की वहां पे शूटिंग करके लाए हम, पीछे गंगा नदी दिखाई पड़ रही है, कानपुर में शुक्लागंज दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीज वास्तविकता नहीं है। जब लंदन की मूवी शूट हो तो लंदन का सीन दिखाया जा रहा है उसमें, तो ये क्या होता है, यही होता है आपका जो है वातावरण में स्वाभाविकता, सरलता एवं स्पष्टता परिलक्षित होती, मतलब सरल है जो चीजें जो बताई इन्होंने, सरल है, स्पष्ट रूप से समझाया है, पर ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, परिलक्षित होती हैं। परिलक्षित मतलब होता है कि जान पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। कथा वस्तु में इन्होंने वर्णात्मक अध्यात्म मतलब आत्मकथात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। भैया वर्णात्मक क्या होता है, आत्मकथात्मक क्या होता है और विवरणात्मक क्या होता है। वर्णात्मक शैली का मतलब होता है जब कोई रचना वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है तो उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। और भैया जब मुंशी प्रेमचंद की मैं बात कर रहा हूँ तो ये समस्या को बताते थे अपनी कहानियों में, अपनी कहानियों में उद्देश्य छिपाए रखते थे, अपनी कहानियों में विचार रखते थे, तो उन विचारों को समझाने के लिए विस्तार से वर्णन भी करना पड़ेगा ना। तो यही ये विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग करते थे। अब वो विस्तारवादी नीति नहीं जो चीन अपना रहा है, ठीक है, दक्षिण चीन सागर पूरा अपने कब्जिया लिया, वो अलग की बात है। वर्णात्मक शैली का मतलब होता है विस्तार से किसी चीज को समझा करके बताना, ठीक। उसके बाद में आत्मकथात्मक मतलब इनकी जितनी भी कहानियां फिर रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी उनमें ये स्वयं खुद ना खुद कहीं पर मुख्य पात्र के रूप में विराजमान होते थे। मतलब इनके ऊपर बीती हुई सारी कहानियां होती हैं जो इन्होंने लिखा है, ठीक। अधिकतर कहानियां। अगला देखते हैं वर्णात्मक मतलब विवरणात्मक शैली, मतलब विवरण सब चीज का देते हैं बहुत अच्छे खासे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास ये करते हैं, ठीक। विवरण मतलब देते हैं, हर चीज का विवरण देते हैं, मतलब किसी चीज को छोड़ के नहीं जाते।
प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक शैली में रचित उनकी कहानियां काफी सशक्त एवं लोकप्रिय हुई हैं, जो आत्मकथात्मक रूप में मतलब अपने कथा के रूप में लिखी है। इन्होंने अपनी कहानियों में प्रायः लोक भाषा, मतलब जो उस समय भाषा, जैसे अवधि की कोई कहानी है, अवधि की कोई घटना है तो अवधि में लिख दो, उर्दू की कोई घटना है तो उर्दू में लिख दो, हिंदी की है तो हिंदी में, खड़ी बोली की खड़ी बोली में लिख दो। तो इस प्रकार से यानी जो जनमानस की लोक भाषा हुआ करती थी, जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी, उसी भाषा में मुंशी प्रेमचंद जी रचनाएं किया करते थे, जिससे क्या होता था, साहित्यिकता का पुष्ट मतलब पुट दिखाई पड़ता है। साहित्यिकता का पुट मतलब आप समझ सकते हैं कि साहित्य का मतलब पूर्ण रूप से एक तरीके से मतलब एकदम से बड़ा भाग या फिर मुख्य भाग दिखाई पड़ता है। ठीक, कि लोग समझ पाते हैं कि साहित्य क्या होती है। तो साहित्य वर्तमान समय की परिवेश दशाओं का लिखित दस्तावेज होता है। ठीक, आगे देखते हैं। भाषा शैली की स्वाभाविकता के कारण से ही प्रेमचंद की कहानियां और अधिक लोकप्रिय मानी जाती हैं। भाषा शैली इनकी बहुत मधुर, भाषा शैली मतलब होता है शैली, तो ये अभी हमने बताया वर्णात्मक शैली, कथात्मक शैली और विवरणात्मक शैली, ये शैलियां होती है। भाषा जैसे कि उर्दू में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, ठीक, अवधि में लिख दिया, ब्रज में लिख दिया, ब्रज भाषा नहीं और दूसरी भाषा आपकी जो है खड़ी बोली में लिख दिया, तो ये सब जो है इन अगर भाषा में प्रयोग करके लिख दिया तो इससे के कारण से जो लोग जन सामान्य की लोग थे उनको भाषा समझ में आ जाती थी। जो क्षेत्रीय भाषा होती थी, जहाँ की कहानी होती थी, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कहानी लिखते थे, संवादों को उन्हीं भाषा में ये दिखाते थे, कथोपकथन को। ठीक, ध्यान रखेंगे तो ये बात। अन्य विषय पढ़ने के लिए शुक्ला एडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वहाँ पे इस समय वीडियो अपलोडेड हो रही है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक, जियोग्राफी यानी भूगोल हो, भूगोल का 7वां लेक्चर वहाँ पे अपलोड होगा, मतलब 7वें चैप्टर का आर्थिक भूगोल का। ठीक, वो जा करके देख लीजिए। उसके बाद में और भी आपके चैप्टर, जैसे कि और भी चैप्टर आप उसमें इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद में सोशियोलॉजी हो गया, इन सभी से संबंधित वीडियोस आपके चैनल पर, और शिक्षा शास्त्र, इन सभी से संबंधित वीडियो शुक्ला एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है धड़ल्ले के साथ, तो उसको जाकर के आप देख लीजिए और आराम से परीक्षा की तैयारी करते रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में लेक्चर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।